हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं पाचन एवं अवशोषण के पार्ट 3 के बारे में। पार्ट 2 में हमने वसा के प्रकार एवं कार्य, विटामिन, लवण के बारे में पढ़ा था। जो पार्ट 2 है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज हम बात करते हैं पार्ट 3 में। इसमें हम देखेंगे पाचन तंत्र के बारे में, आहार नाल के बारे में, मुख्य ग्रासन गुहिका में हम तालु, जीवा और ग्रसनी के बारे में अच्छे से डायग्राम के साथ साथ हम स्टडी करेंगे। और इस जो हैंड रिटन नोट्स का जो पीडीएफ वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है उसका भी लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या है ये डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र। पाचन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने पोषक तत्वों अर्थात भोजन के जटिलतम अणुओं को सरलतम अणुओं में परिवर्तित करता है जब तक कि वे घुलनशील अवस्था में न आ जाए। तो भोजन जो घुलनशील होगा तो वो अच्छे से ग्लूकोज वगैरह जो है हमको एनर्जी मिल पाएगी। मनुष्य में शरीर में पाचन की क्रिया संपन्न होने हेतु विभिन्न अंगों के सम्मिश्रण से एक जटिल तंत्र बनता है, उसका निर्माण होता है, जिसे पाचन तंत्र की संज्ञा दी जाती है। पाचन तंत्र की संरचना को मुख्यतः 2 भागों में विभक्त किया गया है। तो जो अंग है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि कोशिका से मिलकर उत्तक, उत्तक से मिलकर तंत्र, और अंग से मिलकर जो है वो तंत्र बनते हैं। तो पाचन तंत्र भी इसी प्रकार का एक तंत्र है जिसके 2 भाग हैं। पहला भाग है एलिमेंट्री कैनाल, जैसे हम कहते हैं आहार नाल। दूसरा है पाचन ग्रंथिया, डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो इसमें हम बात करेंगे पहले आहार नाल के बारे में। ठीक है, तो आहार नाल क्या होती है? मनुष्य के शरीर में पाचन तंत्र की संरचना में विभिन्न खोखले अंगों की सहायता से लगभग 8 से 10 मीटर लंबी नलिकाकार संरचना का निर्माण होता है, जिसे आहार नाल कहते हैं। तो 8 से 10 मीटर लंबी होती है, खोखली संरचना है आहार नाल। आहार नाल का मुख्य ग्रासन गुहिका से प्रारंभ होता है, यानी कि जो आहार नाल है उसका स्टार्ट तो हमारे मुख से होता है, मुख ग्रासन गुहिका यानी कि बक्कल कैविटी। ठीक है, और गुदा भाग पर जो है वो उसका एंड है, अंत हो जाता है। आहार नाल की संरचना में उपस्थित मुख्य संरचनाएं निम्न हैं। आहार नाल में हम किन किन अंगों का बात करेंगे? तो सबसे पहले आएगा बक्कल कैविटी, हमारा जो मुख ग्रासन गुहिका है। फिर आएगा ग्रास नाल, ईसोफेगस। फिर हम बात करेंगे आमाशय के बारे में, जैसे हम स्टमक कहते हैं। और फिर हम छोटी आंत, बड़ी आंत के बारे में, इंटेस्टाइन के बारे में बात करेंगे। तो आज हम बात करते हैं पाचन तंत्र में जो आहार नाल है उसके बारे में। तो यहाँ पर एक डायग्राम दिया हुआ है, एक बार हम डायग्राम को देख ले कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पर स्थित है। सबसे पहले लिखा हुआ तालु। जैसे कि आप मुख की बात करें तो मुख का जो ऊपरी सरफेस होता है उसे तालु कहते हैं, पैलेट। ठीक है, फिर हम बात करेंगे एपिग्लोटिस के बारे में, जो हमारे जो भोजन को है वो श्वास नलिका में जाने से रोकता है। जीभ एक पेशीय संरचना है, ठीक है, जिसकी सहायता से हम भोजन को पाचन करते हैं। फिर हम दांत के सहायता से भोजन को जो है वो काट सकते हैं। ग्रसनी जो है वो पीछे की ओर संरचना है, जिसे हम फेरिंग्स कहते हैं। ग्रसिका जिसकी सहायता से भोजन जो है वो हमारे आमाशय में जाता है। फिर हम अधोजीवा, अधोजम, कर्णपूर्व, ये तीनों जो है वो स्लाइवरी ग्लैंड्स है, जिसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, और फिर हम बात करते हैं यकृत के बारे में। ये जो संरचना है वो यकृत है, ये पित्ताशय है जिसमें पित्त जो है वो संग्रहित रहता है। पित्त वाहिनी द्वारा जो पित्त है वो आमाशय की छोटी आंत में जहाँ पर वो जाता है, यहाँ पर आमाशय दिखा हुआ है। अग्नाशय, अग्नाशय की वाहिनी, ग्रहिणी जिसे ड्यूडीनम भी कहते हैं, क्षुदांत्र, पक्ष शुद्धांत्र, बृहदांत्र यानी बड़ी आंत, जिसमें हम 3 पार्ट या 4 पार्ट इसमें पढ़ेंगे, जैसे कि जो सिग्मोइड है, आरोही है, असेंडिंग, डिसेंडिंग जो है वो सब पढ़ेंगे। यहाँ पर दिया हुआ है कृमि रूपी परिशिष्टिका, जिसे हम अपेंडिक्स भी कहते हैं। यहाँ पर मलाशय, और यहाँ पर जो लास्ट हमारा एनस या जिसे हम गुदा कहते हैं वो है, वो यहाँ पर चित्र में दर्शाया गया है। तो हम बात करते हैं जो आहार नाल है उसी की औतिकी के बारे में, जैसे हम हिस्टोलॉजी कहते हैं कि आहार नाल की जो संरचना है वो कितने जो है वो उसमें पार्ट में वो डिवाइड है, या कितने जो है वो पार्ट में बनी हुई है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं आहार नाल की हिस्टोलॉजी में। तो उसमें लगभग 4 लेयर है, जिससे सबसे पहले म्यूकोसा, फिर सब म्यूकोसा, मस्कुलारिस और विसरल पेरिटोनियम। विसरल पेरिटोनियम सबसे बाहरी आवरण है जो कि सल की उपकला उत्तक का बना होता है। फिर मस्कुलारिस नाम से स्पष्ट है, जिसमें मसल्स हो।
तो अनुदैर्ध्य पेशियां यहाँ पर पाई जाती हैं। सब म्यूकोसा और म्यूकोसा आंतरिक परत है और उसके बाद सब म्यूकोसा आती हैं। म्यूकोसा में जो है वो ढीले संयोजी ऊतक पाए जाते हैं और सब म्यूकोसा में जो है वो वृत्ताकार पेशियां जो है वो पाई जाती हैं। तो यह जो 4 लेयर है जो आहार नाल की परत में पाई जाती हैं, इन चारों के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। तो कुल 4 परतें मौजूद होती हैं जिनका क्रम बाहर से भीतर की ओर। बाहर है विसरल पेरिटोनियम जो आहार नाल की सुरक्षा के लिए आवश्यक है। फिर मस्कुलारिस यानी मसल्स जो आहार नाल की जो भित्ति है उसको जो फैलाने और वापस उसको सिकुड़ने में सहायता करती है, मसल्स के तौर पर वो रहती है। फिर सब म्यूकोसा जो कि मुख्य इसकी परतें हैं जिससे वो बनी होती है, जिसमें हम ढीले संयोजी ऊतक जो है उसमें होते हैं। फिर बात करते हैं विसरल पेरिटोनियम की। यह आधार नाल की ओती की संरचना में उपस्थित सबसे बाहरी आवरण है जिसका निर्माण स्तरित उपकला ऊतक स्टेडिफाइड जो एपिथेलियम ऊतक से इसका निर्माण होता है। यह सुरक्षात्मक आवरण है, ओनली सेफ्टी के लिए होता है। फलस्वरूप इसे पॉलिसमैन यानी कि जो पुलिसमैन जैसे सुरक्षा करता है वैसे ही जो विसरल पेरिटोनियम है वह भी सुरक्षा का कार्य करती है आहार नाल में। ठीक है, तो उसकी संज्ञा दी गई है। सेकंड आता है मस्कुलारिस जिसे हम पेशी आवरण भी कहते हैं। इस स्तर में बाहर की ओर अनुदैर्ध्य पेशियां होती हैं और अंदर की ओर जो है वृत्ताकार पेशियां होती हैं। ठीक है, बाहर की ओर मतलब जो विसरल पेरिटोनियम की तरफ जो है वो अनुदैर्ध्य पेशियां और अंदर सब म्यूकोसा की तरफ वृत्ताकार पेशियां उपस्थित होती हैं। आमाशय की इस परत में अनुदैर्ध्य व वृत्ताकार पेशियों के साथ साथ तिर्यक पेशियां भी पाई जाती हैं। तिर्यक पेशियां कौन कौन सी होती हैं, क्या कार्य करती हैं, देखते हैं। इस परत में पेशियां परस्पर जुड़कर ऑर्बिट प्लेक्सस का निर्माण करती हैं जो आहार नाल में क्रमाकुंचन गतियां करती हैं। जैसे हम बात करते हैं कि जो पेशी आवरण है या मस्कुलारिस जो आवरण है वो नाम से ही स्पष्ट है कि वो उसमें मसल्स पाई जाती हैं। तो मसल्स क्या करेगी, जो आहार नाल में जो क्रमाकुंचन गतियां होगी उनको करेगी और वो जो है वो ऑर्बिट प्लेक्सस के द्वारा होती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं सब म्यूकोसा एक लेयर होती है, परत होती है, उसके बारे में। इस परत में ढीले संयोजी ऊतक उपस्थित होते हैं जिनके मध्य में रक्त वाहिनियां, लसिका वाहिनियां, तंत्रिका तंतु पाए जाते हैं। ठीक है, इस भाग में सब म्यूकोसल प्लेक्सस होते हैं, जैसे कि उसमें प्लेक्सस पाए जाते हैं, जैसे ऑर्बिट प्लेक्सस था वहाँ पे, यहाँ पर सब म्यूकोसल प्लेक्सस है जिसे हम मेजिनर प्लेक्सस कहते हैं क्योंकि मेजिनर वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है, जो विभिन्न एंजाइमों का स्त्रवण करने का नियमन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं म्यूकोसा लेयर की। यह आहार नाल की ओती के सबसे भीतर की और सुरक्षात्मक आवरण है, अंदर के साइड में, जो 3 भागों से मिलकर बना होता है। तो वापस देखते हैं इसमें कौन कौन सा। तो पहला तो है पेशीय भाग, यह सब म्यूकोसा की ओर स्थित होता है तथा इसमें अनुदैर्ध्य और वर्तुल पेशियां, जहां पर भी पेशीय भाग आ रहा है, मस्कुलारिस परत आ रही है, वहां पर पेशियां तो होगी, कहीं अनुदैर्ध्य कहीं वर्तुल या कहीं दोनों प्रकार की जो है वो पेशियां जो है वो पाई जाती हैं। यह जो परत है लेमिना प्रोप्रिया, यह सबसे महत्वपूर्ण परत है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है वो रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं, लसिका वाहिनियां पाई जाती हैं, तंत्रिका तंतु पाए जाते हैं। तो यह सेम जो है वो सब म्यूकोसा और म्यूकोसा की तरह ही एक परत है जिसमें जो सारे रक्त वाहिनियां हैं वगैरह है वो इस आहार नाल को है जो वो सजीव बनाए रखता है। ठीक है, फिर तीसरा पार्ट आता है उपकला आवरण, सबसे अंदर की ओर स्थित स्तर है जिसमें स्तरित सेल की उपकला एवं गॉबलेट सेल्स या चूसक सेल्स होती हैं। तो गॉबलेट सेल्स क्या करती हैं? गॉबलेट सेल्स श्लेष्मा का स्त्रवण करती है। जब हम खाना खाते हैं तो जो हमारी पाचक ग्रंथियां है वो HCl का स्त्रावन करती है। HCl हमारे जो आमाशय के लिए हानिकारक है, यानी कि जब वह हमारे आमाशय की जो बॉडी से अगर टच हो जाए तो वहाँ पर वो अल्सर पैदा कर सकता है। इसके लिए गॉबलेट सेल जो है वो एक श्लेष्मा का आवरण करती है स्त्रवण, जिसे हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। तो वो एक आवरण बना देता है, फिर HCl स्त्रवण होता है, वो भोजन को पाचित करता है और फिर जो है वो वापस नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं अब आहार नाल की संरचना के बारे में। ठीक है, हमने पहले उसकी हिस्टोलॉजी पढ़ी कि उसमें 4 आवरण थे, विसरल पेरिटोनियम, सब म्यूकोसा और मस्कुलारिस। फिर उसमें हमने देखा कि जो म्यूकोसा है उसमें भी 3 आवरण थे, लेमिना प्रोप्रिया वगैरह ये सब। अब हम बात करते हैं आहार नाल की संरचना के बारे में।
आहार नाल लगभग 8 से 10 मीटर लंबी है, नलिकाकार संरचना है जो मुख से प्रारंभ होकर गुदा पर समाप्त हो जाती है। इसकी आंतरिक संरचना को मुख्यतः 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला बक्कल कैविटी, मुख ग्रासन गुहिका, ईसोफेगस, स्टमक और इंटेस्टाइन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मुख ग्रासन गुहिका। यह आहार नाल के प्रारंभ में स्थित खोखली गुहा रूपी संरचना है जो मुख के द्वारा वातावरण के संपर्क में रहती है। मुख 2 लिप्स से आच्छादित रहता है। 2 ओष्ठ जो होते हैं, ऊपरी ओष्ठ और निचले ओष्ठ से यह मुख जो है वह आच्छादित रहता है। ऊपरी ओष्ठ पर मध्य भाग में खांच रूपी संरचना होती है जिसे फिल्ट्रम कहा जाता है। इसको आप याद रखने की इतना जरूरत नहीं है, लेकिन जनरल नॉलेज में आप याद रख सकते हो कि जो खांच होती है उसे फिल्ट्रम कहते हैं। मुख ग्रासन गुहिका के अंदर निम्नलिखित संरचनाएं मौजूद है। ठीक है, तो हमारे मुख में पैलेट है, यानी कि जो ऊपर वाला तालु है वो है, जिह्वा है, जीभ, फेरिंग्स जो पीछे की ओर होती है, और दांत। ये 4 जो है वो मुख्य भाग है किसके, मुख ग्रासन गुहिका के। इन चारों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। मुख ग्रासन गुहिका की संरचना में ओष्ठ व जबड़ों के मध्य उपस्थित संरचना को स्थान को वेस्टिब्यूल, यानी जो खाली भाग है उसको वेस्टिब्यूल कहते हैं। इस भाग में वलन रूपी संरचनाएं होती है जो ओष्ठ और मसूड़ों को जोड़े रखती है। ठीक है, तो वेस्टिब्यूल जो पार्ट होता है वो हमारे होठ और जो दांत होते हैं उसके बीच का जो स्थान है उसे वेस्टिब्यूल कहते हैं। फिर हम बात करते हैं पहला पार्ट, तालु यानी पैलेट। यह मुख ग्रासन गुहिका के ऊपरी ओर अर्थात छत की ओर स्थित होता है। संरचनात्मक रूप से 2 भागों में विभक्त होता है, अग्र व पश्च। अग्र भाग को कठोर, जैसे ही आप जैसे भोजन खाते हैं तो नीचे की ओर तो हमारी जीभ होती है और ऊपर की ओर होता है उसे तालु कहते हैं। तालु में अग्र भाग जो होता है वो हार्ड होता है या कठोर होता है, जो हमारे भोजन को मुंह में स्थिर रखने के लिए होता है, ताकि वो डायरेक्ट हमारा जो है हम उसे चबाए बिना ही अंदर ना भेज दें। उसके लिए उसको पकड़ने के लिए उस पर कुछ रीजें यानी जो वलन रूपी संरचनाएं भी पाई जाती हैं। और पीछे का जो तालु होता है वो सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो कठोर तालु की संज्ञा दी गई है। इस भाग में खांच रूपी संरचनाएं होती हैं जिसे पैलेंटाइन रीजे कहा जाता है। तो आप देखना अगर आपके मुंह में, तो वहां पर आपको तालु में एक वलन रूपी संरचना दिखाई देगी, उसको पैलेंटाइन रीजे कहते हैं। और जो होठ के ऊपरी और खांच होती है उसे फिल्ट्रम कहते हैं, है ना। कुछ वर्ड्स है वो आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, यह भोजन मुख ग्रासन गुहिका में रोके रखने में सहायता प्रदान करता है। फलस्वरूप भोजन के यांत्रिक पाचन, यांत्रिक पाचन मतलब उसमें कोई केमिकल यूज नहीं हो रहा है, हम अपने दांतों की सहायता से जो है वो यांत्रिक पाचन कर रहे हैं, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो डिवाइड कर रहे हैं। पश्च भाग को कोमल तालु की संज्ञा दी गई है। इस भाग में यू आकार की संरचना उपस्थित होती है जिसे यूला कहते हैं। ठीक है, भोजन के अंतःग्रहण के समय यह यूला अंतः नासा छिद्रों को ढक देता है ताकि जो भोजन है वो नासिका गुहा में न प्रवेश करे। एक तो होता है, देखो काफी बार जो है वो कंफ्यूजन होता है कि यूवुला और एपिग्लोटिस के मध्य, है ना। एपिग्लोटिस जो है वह भोजन को हमारे जो श्वसन नलिका है उसमें जाने से रोकता है, और जो यूवुला है वो भोजन को नासा छिद्र, जो अंतः नासा छिद्र है, हम आगे इसका डायग्राम भी देखेंगे। तो अंतः नासा छिद्र यानी कि कभी कभी जो हमारा भोजन वो नाक की ओर चला जाता है। ठीक है, तो यूवुला उसे रोकता है, और एपिग्लोटिस जो हमारे भोजन को श्वसन नली में जाने से रोकता है, ताकि यह सुनिश्चित करता है कि जो भोजन है वो ईसोफेगस यानी कि ग्रास नाल में ही जाए। ठीक है, तो दोनों का जो अंतर है वो आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा जो है वो क्या कार्य करता है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर टंग है दी हुई, ये वाला जो है वो कठोर तालु है, ये वाला सॉफ्ट तालु है। ठीक है, और यहाँ पर जो मैंडिबल तो एक हड्डी है, यहाँ पर जो है वो भोजन फिर अंदर की ओर चला जाता है। अब भोजन को अंदर की ओर जाने पर ये एपिग्लोटिस जो है वो यहाँ पर इसको ढक देता है। तो भोजन जो है वो ढकने के कारण जो है वो हमारे इसमें नहीं जा पाता है, जहाँ पर लिखा हुआ ना ट्रैकिया, ट्रैकिया कार्टिलेज। तो ट्रैकिया यानी कि श्वास नाल में वो भोजन नहीं बच जा पाता है, और एपिग्लोटिस जो है ये सुनिश्चित करता है कि भोजन जो है डायरेक्ट ईसोफेगस के अंदर ही जाए। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वोकल कॉर्ड भी स्थित है जिससे हम बोलते हैं। तो
आवाज़ उत्पन्न होती है वो ही श्वास नाल में उपस्थित होते हैं। तो ये डायग्राम आपको दे रखा है। हायोइड बॉन की संरचना के बारे में भी हम बात करेंगे कि जैसे हम देखते हैं कि ये हायोइड बॉन की संरचना है, आप गले में देख सकते हैं। और मैंडिबल तो एक हड्डी है जो हमारे जबड़े की हड्डी है। लैरिंक्स जिससे हम बोलते हैं तो जो है वो आवाज़ उत्पन्न होती है। और लिंगुअल फ्रेनुलम यानी कि जीभ जहाँ से हमारी जुड़ी हुई होती है नीचे से, उसको बोलते हैं लिंगुअल फ्रेनुलम। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है इसलिए मैंने पहले ही बता दिया कि फ्रेनुलम द्वारा जो जीभ है वो जुड़ी रहती है। अब हम बात करते हैं, पहले हमने बात करी पैलेट के बारे में, तालू के बारे में, अब हम बात करते हैं जिह्वा के बारे में। यह पेशीय संरचना है जिसका नियंत्रण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS द्वारा जो है वो होता है। ऐच्छिक कंकालीय पेशी है, ऐच्छिक है, हम उसको अपने हमारे अकॉर्डिंग जो है उसको हिला सकते हैं उस जिह्वा को, जो ग्रीवा स्थित हायोइड बोन से जुड़ी होती हैं। और फ्लेनुम द्वारा जो है वो नीचे की ओर जुड़ी होती है। तो हमारी अगर इस डायग्राम में अगर आप देखें तो हायोइड बोन यहाँ से होती है, तो ये जिह्वा जो है वो यहाँ से हायोइड बोन से जुड़ी हुई है। ठीक है, और नीचे की ओर जो जिह्वा है वो फ्रेनुलम से जुड़ी रहती है। तो ये आपको थोड़ा याद रखना है। जिह्वा के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं? भोजन के यांत्रिक पाचन में सहायता प्रदान करना, भोजन में स्वाद का ज्ञान करवाना, भोजन को निगलने में सहायता प्रदान करना और बोलने में जो है वो सहायता प्रदान करना। यह जीभ का स्ट्रक्चर है। मुख्यतः जीभ इस प्रकार की होती हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ पार्ट्स है जो अलग अलग जो है वो स्वाद को अनुभव कराती हैं। यहाँ पर आपको स्वीट या मीठा जो होता है उसका अनुभव होता है, यहाँ पर सॉल्ट या नमकीन, और सौर यानी कि खट्टा। तो यहाँ पर जो है वो मीठा स्वाद आपको पहले पता चल जाता है, फिर यहाँ पर आपको नमकीन स्वाद है और यहाँ पर आपको खट्टा स्वाद है। फिर यहाँ पर दिया हुआ है कुछ फिलीफॉर्म फंगीफॉर्म संरचनाएं पाई जाती हैं। फिलीफॉर्म संरचना है वो जो आगे की ओर पाई जाती है, जैसे शंकु आकार संरचना कहते हैं। फंगीफॉर्म संरचना है जैसे मशरूम आकार संरचना। फोलिएट संरचना होती है जो मनुष्य में अनुपस्थित होती हैं, जो गाय है या जो घास वगैरह खाती हैं उनमें उपस्थित होती है। यह एक तीखे या होते हैं फोलिएट, जो भोजन को या जो घास वगैरह को काटने में जो है वो सहायता प्रदान करते हैं। ठीक है, लास्ट में जीभ में एक संरचना होती है, यहाँ पर 8-10 गोलियों की संरचना होती है, उसको बोलते हैं सर्कमवैलेट। ठीक है, इसका भी हम डायग्राम आगे डिस्कस करेंगे। जीवा की संरचना के मध्य में खांच उपस्थित होती है। आप अगर अपने जीभ को गौर से देखें तो वो 2 भाग में डिवाइड होती है, तो जो बीच वाला लाइन होता है उसको बोलते हैं मेडियन फिशर। इसका पिछला भाग वी आकार का होता है, संपर्क में रहता है, जो जीवा को अग्र तथा पश्च भाग में विभक्त करता है। जीवा पर स्वाद के लिए लिंगुअल पैपिले उपस्थित स्वाद कलिकाएं जो है हमारी जीभ पर उपस्थित होती है, ताकि हम अलग अलग जो है वो स्वाद का जो है वो ज्ञान कर सकें। 4 प्रकार के लिंगुअल पैपिले होते हैं। पहला आता है सर्कमवैलेट, जो हमने देखा जीभ में लास्ट की ओर 8 से 12 होते हैं संख्या में, वृत्ताकार आकार में, जो जीभ की पीछे की ओर होते हैं। फिलीफॉर्म संरचना ये शंकु आकार के होते हैं, अग्र तथा मध्य भाग में उपस्थित होते हैं। इसमें स्वाद कणिकाएं अनुपस्थित होती हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप याद रखें। फिलीफॉर्म में देयर इज नो लिंगुअल पैपिले प्रेजेंट इन द फिलीफॉर्म। फिर हम बात करते हैं फंगी फॉर्म। फंगी नाम से स्पष्ट है, मशरूम के आकार की, मशरूम की संरचना के समान होते हैं, जो मध्य तथा पार्श्व भाग में उपस्थित होते हैं। फिलीफॉर्म अग्र और मध्य, फिर फंगीफॉर्म पार्श्व यानी साइड में और मध्य में, और लास्ट में जो है वो सर्कमवैलेट आ जाते हैं। ये गुलाबी रंग का जो हमारे जीभ गुलाबी रंग की होती है वह फंगीफॉर्म के कारण ही होती है। फोलिएट जो हमारे मनुष्य में नहीं पाई जाती हैं, यह पत्ती की संरचना के समान होती हैं, जो पश्च यानी कि पीछे की और पार्श्व में है ना, पश्च पार्श्व सिरा पर उपस्थित होते हैं या मनुष्य में अनुपस्थित होते हैं। शाकाहारी प्राणियों में भोजन के टुकड़े करने में जो सहायता प्रदान करते हैं। जिह्वा के विभिन्न भागों के स्वाद का अभिज्ञान करने के लिए देखो, अग्र भाग में स्वीट या मीठा जो है वो स्वाद अनुभव होता है हमें। अग्र और पार्श्व में यानी आगे और थोड़ा साइड में इधर यहाँ पे नमकीन, पार्श्व साइड में और पीछे की ओर खट्टा, और अंत में जो दवाइयाँ वगैरह है वो अंत में जाकर जो है वो कड़वी लगती हैं, तो कड़वा भाग जो है वो स्वाद है वो वहाँ पर आप अनुभव कर सकते हैं। ये एक जीभ का डायग्राम है।
यहाँ पर सरकम बलेट जो हमने बात करी थी वो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से। और फंगी फॉर्म है, फिली फॉर्म है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। जो फंगी फॉर्म के कारण ही जो जीव है वो गुलाबी कलर की जो जीव है वो फंगी फॉर्म कारण ही होती है, ठीक है। और फिर हम बात करते हैं आगे। मिर्च जो होती है, मिर्च में वास्तविक स्वाद का अभाव होता है। इसमें उपस्थित रासायनिक पदार्थ जो है वो हमारी जिह्वा पर जलन उपस्थित करती है। तो मिर्च का कोई भी स्वाद नहीं होता है ना। तो मिर्च खाली हमारे जिह्वा पर जो है वो एक जलन उत्पन्न करती है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं ग्रसनी की। पहले हमने बात करी तालू के बारे में, फिर हमने बात करी जीभ के बारे में, अब हम बात करते हैं ग्रसनी के बारे में, ठीक है। यह सभी जो है वो मुख ग्रासन गुहिका, जो हमारा मुख है उसी के ही जो है वो सब भाग है। अब हम बात करते हैं ग्रसनी के बारे में। तो मुख ग्रासन गुहिका में पीछे की ओर भित्ति पर उपस्थित संरचना है ग्रसनी। संरचनात्मक रूप से इसे 3 भागों में बांटा गया है। क्या क्या? पहला है नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और लैरिंगोफेरिंक्स। देखो, जो हमारा मुंह होता है उसमें अगर हम बात करें तो जो नाक होता है, नाक से भी जो संरचना है वो हमारे मुंह में खुलता है। ये अगर हम जिसे जीभ मान ले तो नेजोफेरिंक्स यानी नाक से भी जो छिद्र आते हैं वो भी हमारे फेरिंग्स में खुलते हैं। हम जो मुंह से खाना खाते हैं वो भी हमारे फेरिंग्स से होकर जाता है। और जो सांस है, जो हम वापस से वायु जो वातावरण में CO2 को छोड़ना हो या O2 को लेना हो, वह सब जो है वो फेरिंग्स की सहायता से होता है। तो ग्रसनी में कुल 5 ओपनिंग्स होती हैं, 5 प्रकार की ओपनिंग वहाँ पर होती हैं। यानी कि अंतःनासा छिद्र, प्रत्येक कान से 2 कान है, कान से भी जो है वो वापस ओपनिंग जो है वो कान से इसलिए ओपनिंग रखी गई है ताकि जो कान के अंदर का दाब और कान के बाहर का दाब जो उसे मेंटेन रखा जाए। तो कान की जो ट्यूब होती है, जो कान की संरचना होती है, उसमें यूस्टेचियन ट्यूब होती है जो हमारे मुख में आकर खुलती है। तो 2 ओपनिंग ये हो गई, एक एक कान की। एक ओपनिंग हो गई अंतःनासा छिद्र जो हमारे नाक से हमारे मुंह में खुलती है। ग्रासनाल जो हमारा ईसोफेगस है और हमारा जो ट्रेकिया है जो श्वास नाल है। तो ये 5 प्रकार की ओपनिंग जो हमारे लैरिंग फेरिंग्स में होती हैं। तो जैसे कि हमें पढ़ा कि 5 प्रकार की ओपनिंग्स होती हैं, तो 5 प्रकार की ओपनिंग्स है कहीं पर भी तो वहाँ पर जो है वो जीवाणुओं का, विषाणुओं का, किसी भी प्रकार का बैक्टीरिया का जो संक्रमण है वो अधिक होगा, ठीक है। तो उसकी हम बात करते हैं कि ग्रसनी के अंदर इन ओपनिंग्स के कारण यहाँ रोगाणु प्रवेश करने की संभावना प्रबल हो जाती है। इन रोगाणुओं को नष्ट करने के लिए ग्रसनी में विशिष्ट लसिका उत्तक पाए जाते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? टॉन्सिल्स कहते हैं। ग्रसनी में उपस्थित टॉन्सिल्स एक वलयाकार संरचना का निर्माण करते हैं जिसे वेल्डियर रिंग कहते हैं, ठीक है। तो अगर हम वापस देखें तो टॉन्सिल्स जो है, जो लसिका अणु है हमारे फेरिंग्स के साइड में पाए जाते हैं और जो रोगाणु वगैरह है उनसे लड़ने की क्षमता उसके पास होती है। टॉन्सिल्स जो है वो एक वलय का निर्माण कर लेते हैं, टॉन्सिल जो रिंग में, तो उसे कहते हैं वेल्डियर रिंग। शिशुओं में रोगाणु द्वारा अत्यधिक संक्रमण की अवस्था में नेजोफेरिंक्स भाग के समेत जो अंतःनासा छिद्र हैं जिससे हम जो वायु को हमने श्वास नाल में भेजते हैं वो नेजोफेरिंक्स भाग के समीप जो है शिशुओं में जो है वो टॉन्सिल्स का जो आकार है वो बढ़ जाता है। क्योंकि लसिका उत्तक वे उत्तक होते हैं, अगर हम लसिका उत्तक की परिभाषा दें तो वे उत्तक जिसमें रोगाणुओं की लड़ने की क्षमता तो होती है, लेकिन अगर रोगाणु ज़्यादा हो जाए तो लसिका उत्तक जो है उनके आकार में वृद्धि हो जाती है। अगर नाक के पास में स्थित या अंतःनासा छिद्रों के पास में स्थित अगर लसिका अणु की वृद्धि हो जाए तो उसका आकार बढ़ जाएगा, और अगर वो आकार बढ़ाएगा तो जो अंतःनासा छिद्र है वो क्या हो जाते हैं? बंद हो जाते हैं, है ना। तो टॉन्सिल्स का आकार बढ़ जाता है जिससे एडिनॉइड्स कहा जाता है, जो श्वसनीय पथ को बंद कर देती है। और इस अवस्था में शल्य चिकित्सा द्वारा एडिनॉइड्स को पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को टॉन्सिलेक्टोटॉमी कहते हैं। टॉन्सिल्स को हटाना यानी कि टॉन्सिलेक्टोटॉमी। यहाँ पर एक चित्र देख रखा होगा आपने कि यह जीभ की संरचना यहाँ पर दिखाई गई है और वेल्डियर रिंग है। यहाँ पर 2 अंतःनासा छिद्रों को दर्शाया गया है, नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स, लैरिंगोफेरिंक्स। तो यहाँ पर जो है जब बच्चों में
ज़्यादा इन्फेक्शन हो जाता है तो उसको शल्य चिकित्सा द्वारा निकाला जाता है, या अगर हम ध्यान ना दें तो बच्चों की जो है वो सांस में ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में टीथ के बारे में, और जो बाकी रहा हुआ है, जैसे हमने बकल कैविटी के बारे में पढ़ा, उसके बाद में हम स्टमक के बारे में पढ़ेंगे, आंत के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक वेल्डियर रिंग का चित्र बनाया गया है। तो नेजोफेरिंग्स ट्यूबुल है, ट्यूबुल टॉन्सिल है, पैलेंटाइन टॉन्सिल है, लिंगुअल टॉन्सिल है। तो ये सभी प्रकार के जो टॉन्सिल है वो आपको देखने को मिलते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और किसी भी प्रकार का डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।